Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का वीडियो बेस्ड होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन पर। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख भी लिया होगा, इसके पहले मैंने रेशियो पर एक वीडियो बनाया था, है ना। उसमें मैंने बेसिक्स कुछ चीज़ें क्लियर की थी। जो व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो देख करके आए, क्योंकि आज के वीडियो में वो सारे कंसेप्ट और इसके पहले परसेंटेज की वीडियोस को भी देख करके आए। वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। देखिए, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये बेसिक्स मैंने रखे हैं, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स हैं। इसी के थ्रू हम लोग रेशो मेथड की रेशो मेथड को डेवलप करते हैं धीरे धीरे। तो हम लोग सीखेंगे बेसिक्स क्वेश्चन की हेल्प से। आगे थोड़े लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो समझेंगे। चलिए समझते हैं पहले प्रश्न को। ₹738 is divided among ABC, so their share are in the ratio of 2:3:4. So B's share is, मतलब 738 रुपए हैं, 3 लोगों में बांट दिए गए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो B के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी? देखिए, तीन में बांटे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप इसको x से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो, A:B:C, 3 लोगों में बांटे हैं ना। किस रेशो में बांटे? 2:3:4 में बांटे। तो जो भी इनका अनुपात होगा, जो भी टोटल, तो दोनों में बराबर रहेगा ना। जो भी अनुपात का टोटल है वही तो इनमें बटेगा। समझ में आ रही बात? 738 रुपीज। तो देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4। ये रेशियो जो होगा ना वो 738 के बराबर होगा, मतलब 1 यूनिट। 5 + 4 9, सो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 738। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट कितना होता है? 9 8 72 + 1, 9 8 टाइम्स जाएगा तो 72, देन 1 टाइम फिर से चले जाएगा तो 82 हो जाएगा। 9 से 2 टाइम जाएगा, इसको यहाँ लिख दीजिए 82। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 82 आ गई। अब जो पूछा है हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या है कि बी के द्वारा, बी का कितना था? बी का कितना था? 3 था ना, 3 पार्ट था। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 82। बस कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, 6 24। तो 246 इज माय राइट आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या दिया उसने? एक तो टोटल बता दिया कि 738 थे और तीनों को अलग अलग बांटा, और तीनों में ही बटा है। तो जो भी टोटल होगा, है ना, इन तीनों में अगर इनको जो भी रुपए मिले हैं उन सबको जोड़ देंगे तो 738 आ जाएंगे। तो जिसका जितना हिस्सा होगा उतना उसको मिल जाएगा। तो हम लोग इसको रेशो मेथड से इस तरीके से बना सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, A sum of 730 was divided among ABC in such a way that, देखिए, पहला प्रश्न था, उससे थोड़ा सा और मैंने टफ इसमें लिया है, कुछ कंडीशंस दे दी, है ना। तो उसको भी कैसे करेंगे उसको समझते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। A sum of 730 was divided among ABC in such a way that if A gets 3 then B gets 4, and if B gets 3.50 then C gets 3। अब ये थोड़ा सा लग सकता है किसी को टफ हो, जो नया नया इसको पढ़ रहा हो। देखिए, ये जो वीडियो सेशंस है बिल्कुल बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल हायर के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी इनको जानते हैं। द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी, मतलब क्या पूछा? 730 रुपए का धन है, ए बी एवं सी में इस प्रकार वितरित किया गया है। यदि ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 मिलेंगे, और यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलेंगे। तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है बताइए। ठीक है, ये उससे पूछ लिया है। तो ये इससे कितना अधिक है उसके बारे में बात कर रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसको रेशियो से बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे? रेशियो से बनाएंगे। सबसे पहले बात करिए, ए को कितने मिल रहे हैं और फिर बी को कितने मिलेंगे। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ए को 3 में मिल रहे हैं, ए को अगर 3 मिलते तो बी को 4 मिलते। तो ए और बी का रेशियो कितना? ए को अगर 3 मिले तो बी को 4 मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को कितने मिलेंगे?
तो सी को कितने मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे। अब दूसरा रेशो क्या दिया है, अगर बी को 3.5 मिलेंगे तो कितना, सी को कितने मिलेंगे, सी को मिलेंगे फिर से 3 रुपये। तो ये 2 रेशो है। अब इनको कंबाइन करना मैंने आपको सिखाया था, नहीं भी सिखाया तो इसमें फिर से बता देता हूं। जब इस तरीके के रेशो होते हैं तो जो भी कॉमन टर्म होती है उसको हमेशा बीच में लेते हैं। जैसे कि कॉमन टर्म दोनों में बी, ए और बी के अंदर बी कॉमन है, बी और सी में भी बी कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, ये बी वाली टर्म। तो बी वाली टर्म कॉमन को हम लोग सेंट्रल में लेते हैं, देख लीजिए सेंटर में लेंगे, ठीक है, बीच में ले लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, रेशो बैलेंसिंग का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। तो देखिए ए, बी और सी, ए और बी में कितना है, 3 और 4 है, ठीक है। और बी और सी में कितना हो जाएगा, ये बी और सी में 3.50 है, सॉरी ये जो है डेसिमल होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, 3.50 है, ठीक है। सो ये 3.50 इज टू अगेन 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मैं इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या, नहीं होगी। देखिए इसको अगर मैं कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे को सिंपल नंबर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर 2 से इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो देखो सबसे हम लोगों ने पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये कितना बनेगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप क्लियर हो पाए। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी जो भी नंबर था। तो देखो फिर से देख लीजिएगा, ए बी सी, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फिर से 6। आ रही बात समझ में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंट में था और मुझे कंप्लीट नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने इसका डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बताया था, जो भी खाली होता है हम लोग उसको इस तरफ फिल कर देते हैं। इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 7, बस। अब क्या हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 3 टाइम। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 7 कितना होता है 21। ये मैंने सिखाया है रेशो के बेसिक फर्स्ट पार्ट में। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 24। अब प्रश्न में देखिए कि बी का हिस्सा जो है ना सी से कितना अधिक है ना। अब बी का हिस्सा सी से कितना 4 अधिक है, लेकिन हमको दिखाना 730 रुपए में से, तो इसका टोटल निकालना पड़ेगा, बी का हिस्सा कंप्लीट निकालना पड़ेगा। तो देखिए बी का हिस्सा, बी का पार्ट मतलब कंप्लीट पार्ट, बी का पार्ट कितना है 28 है ना। और इसको कम करना है किससे, 24 से। बी का सी से कंपैरिजन है और टोटल कितना हो जाएगा 21 + 28 + 24 और मल्टीप्लाई में कर देंगे 730, वही तो मेरा आंसर होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4, इसको आप ऐड करोगे तो 8 9 3 13 का 3 1 देन 73 इंटू 730। तो देखिए कैंसल आउट होकर के ये आएगा वैल्यू 40, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बी का हिस्सा सी से 40 ज्यादा होगा, मतलब बी को जो है सी से 40 रुपए ज्यादा मिलने वाले, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे क्या किया, रेशो को बैलेंस किया। बस ये बैलेंस करना मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, जिसने नहीं देखा तो उसको हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम आए, तो आप फर्स्ट पार्ट में जाकर के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये है इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, लेकिन इसको रेशो से हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, रेशो से इसको कंप्लीट करेंगे। हम जानते हैं, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 3:7:4 and their expenses in the ratio 4:3:5. If A saves 30 out of an income of कितना एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है यहाँ, 300 है, ये 300 है ना, आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400 एंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी आर कितना दिया है, सेविंग अपने को पूछ लिया उसने। देखो ए बी तथा सी की अनुपात, आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्चे का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचा लेता है तो बी तथा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये उसने पूछ लिया, बी तथा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम है, बी तथा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग जानते हैं कि इनकम
जो भी इनकम होती है, अब उसमें से मैं एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा हटा देता हूँ, तभी तो मेरे को सेविंग प्राप्त होती है, मिलती है कि नहीं? यही तो रेशो होता है। अब देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि 3 पर्सन है ना, तो इनकम का रेशो कितना है? 3:7 है ना, ये तो दिया इनकम 3:7:4 है। और एक्सपेंसेस जो खर्चा हो रहा है वो 4:3:5 है। ठीक है। अगर ए जो है 300 रुपए क्या कर रहा है, उसने दिया ना 300 रुपए बचा लेता है, मतलब जो उसकी ए ने उसकी ए की उसने सेविंग दे दी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर उसने रेशो में नहीं दिया सारा काम, यहाँ उसने दिया है 300 रुपए बचा लेता है। और उसने जो इनकम दी है ये 3 ने उसकी इनकम थी, वो इनकम कितनी है? 2400 रुपए, मतलब 3 की जो वैल्यू दे दी ना उसने, कितनी दी? 2400 रुपए। आ रही बात समझ में? तो अब अगर आपको इनकम को अगर x मानते हो और एक्सपेंडिचर को y मानते हो, सपोज दैट, क्योंकि आप वेरिएबल मान लोगे तो जल्दी कर पाओगे। तो देखो 3 की वैल्यू 2400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। ठीक है। सो अब क्या होगा, अगर इसकी सेविंग मेरे को दे रखी है 300 रुपए, हम लोग इसकी तो दे रखी है मुझे, तो देखो सेविंग किसी तरीके से निकालते हैं हम लोग। सेविंग ऑफ ए की बचत कितनी हुई? 3x - 4y इज इक्वल टू कितना रुपया? 300 रुपये तो बोला उसने, तो x की वैल्यू तो आ गई ना मेरे पास, x की वैल्यू तो 800 होगी, देख लीजिए यहाँ पर, है ना। 3x की x की वैल्यू मेरे पास 800 है, तो y की वैल्यू मुझे निकालना है, तो 3 × 800 करूंगा तो मैं 2400 आ जाएगा, जो कि 3x मेरा इनकम था, माइनस का 4y इज इक्वल टू 300। ठीक है। सो इसको यहां करते हैं, 2400 माइनस 3 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 × y पूछा है उसने। ठीक है। तो देखिए 3x - 4y, तो यहां पर y की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2400 माइनस 300 इज इक्वल टू 4y। ठीक है। ये 2100 हो जाएगा, 2100/4y, ये मेरी y की वैल्यू हो जाएगी। तो 2100/4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई? देखिए y की वैल्यू यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, सो ये 5 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम चले जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 525। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 800। अब आपसे जो पूछा आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा है उसने कि b तथा c का हिस्सा, है ना, सेविंग निकालना है b और c की, तो सेविंग b की सेविंग कितनी हो जाएगी मेरे पास? b की सेविंग की बात कर रहे हैं, सो 7 × 800 माइनस 3y, मतलब 3 × 525, ये कीजिएगा आप तो आप निकल जाएगी। और c की क्या होगी? 4 × 800 माइनस 5 × 525। ऐसा करने पर जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखो एक सॉल्व कर लेते हैं कोई भी, क्योंकि ऑप्शंस को देखिए सारे अलग अलग हैं, तो कोई भी एक निकाल लेते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 6। ठीक है। सो ये हो जाएगा 75 1575। तो देखिए लास्ट में तो कितना आएगा? 25, है ना, और इधर 55 में से 5 चले जाएंगे तो 40 हो जाएगा, ये 424025। अब देखिए कॉम्बिनेशन को देखिए, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, 4025 यहाँ पर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप स्मार्ट वे में कर पाए होंगे इसको। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये फॉर्मूला था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। जो भी रेशो दिया था हम लोग उसको रेशो में बना लेंगे, इस तरीके से उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करके वैल्यूज को निकाल लेंगे और सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन से हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने कर लिया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसको करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड among A, B, C and D in the proportion of 7:6:3:5. If B gets 270 more than C, then share of D is। क्या बोला? एक धनराशि A, B, C तथा D में 7:6:3:5 में वितरित की जाती है। यदि सभी को C से 270 रुपए अधिक मिल जाते हैं तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको रेशो में लिख लेंगे, A:C:D। कितना कितना मिल रहा है देखिए, 7
अनुपात 6, अनुपात 3, अनुपात 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि बी को सी से 270 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो देखो बी को सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? यहाँ तो 3 ही ज्यादा मिल रहे हैं ना, क्योंकि बी को ज्यादा मिल रहे हैं। बी के पास 6 है, इसके पास 3 है, तो बी को सी से कितने ज्यादा है? +3। और ये +3 ही बराबर किसके हैं? 270 रुपए के। यही तो बोला उसने प्रश्न में। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 90 रुपए के। अब जो पूछिए हम लोग निकाल सकते हैं। डी का हिस्सा पूछ लिया, डी का हिस्सा कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणित 90, 5 गुणा में 90, तो ये हो जाएगी 450 रुपीज। यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्न था। हम लोग इसको बिना पेन और पेपर के भी बना सकते थे, क्योंकि मुझे सामने दिख रहा था 3 और 6 में 3 ज्यादा है। जो ज्यादा है, जो अंतर है इन दोनों में, डिफरेंस है, वो मुझे ऑलरेडी नंबर की टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट उसको एक फैक्टर बना लेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, मतलब यूनिट की वैल्यू होगी, वही यूनिट हम लोग निकाल करके किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पर, हम लोग सवाल की एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अ मंथली सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. C's monthly salary is 12,000 more than that of A. Then B's annual salary is, ध्यान देना, मासिक आय ए, बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय ए से 12,000 ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय कितनी है? देखिए, यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि उसने मंथली दी है और एनुअली पूछी है ना। मासिक आय दे रखी है उसने सबकी और वार्षिक पूछ ली है, तो जो भी आएगी वो मासिक आएगी, उसमें से हमको 12 का मल्टीप्लाई करना होगा तो वार्षिक आ जाएगी, एनुअली आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या दिया उसने, ए, बी और सी, A:B:C, है ना। क्या बोला उसने? इनकम का ही तो रेशो है। क्या है? ए का रेशो कितना है? 2:3:5 है, ये तो मुझे दिया हुआ है उसने। अब सी की मंथली सैलरी, है ना, मतलब सी की जो वैल्यू है, सी की मंथली सैलरी उसने डायरेक्ट मुझे बोल दी, है ना। क्या है? 12,000 मोर है, ज्यादा है, किससे? ए से। तो देखो सी और ए में कंपैरिजन हो रहा है। तो देखो सी की जो है ए से कितनी ज्यादा है? +3 ज्यादा है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे। तो 3 ज्यादा है किसकी? सी से। सी की ज्यादा है ए से, और वो जो ज्यादा है ना वो कितने हैं? उसने दिया है प्रश्न में 12,000, है ना। अब ये उसने क्वेश्चन में दे दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जैसा अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया, इस वाले में देखिए यहां पर क्या था, यहां पर भी तो हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू ही निकाल रहे थे, और जो पूछ रहा था हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे। वैसा ही यहां पर भी करना है, बस थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना? 4,000 के बराबर होगी। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 4,000 के बराबर होगी। तो अब उसने क्या पूछा कि बी की वार्षिक आय बताइए, मतलब इसकी वार्षिक आय पूछिए। तो सबसे पहले मंथली कैसे होंगे, मंथली कैसे निकालेंगे? मंथली क्या होगी? बी की सैलरी, तो कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 3 × 4,000 होगी कि नहीं होगी? मतलब कितना? 12,000। ये तो 1 महीने में है। अब एनुअली पूछिए, एनुअली मतलब वार्षिक, मतलब 12 महीने में कितनी होगी? 12 × 12,000, 1,44,000। स्क्वायर याद होगा तो कर पाएंगे। दिस इज माई राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसको अपन ओरली भी कर सकते थे अगर हमको रेशो के बेसिक कंसेप्ट आते हो तो, और वो मैंने पार्ट 1 में बहुत धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर किया है, तो आप प्लीज वहां जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अपन इसको बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लगने वाला है, और ये कंसेप्ट जो है थ्रू आउट मैथमेटिक्स में, मतलब ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में बहुत जगह काम आ जाता है, खासकर अरिथमेटिक में। तो इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। देयर एक्सपेंडिचर्स
आर इन द रेशियो ऑफ 12:7, बोथ सेव ₹3,200 एट द एंड ऑफ मंथ, देन द इनकम ऑफ एक्स इज। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एक्स तथा वाई की आय 4:3 में है एवं इनका खर्चा 12:7 में है। दोनों अगर 3200 रुपए महीने के अंत में बचा लेते हैं तो एक्स की आय कितनी थी वो हमको बताना है। वो कितने रुपए कमा रहा था तभी वो 3200 बचा पाया, ये हमको पता करना है और रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, कौन सा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट? यही है ना, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग। अगर आप इसको वेरिएबल लेकर के बनाओगे, एक्स और वाई लेकर के बनाओगे तो थोड़ी दो इक्वेशंस आएंगी, है ना, दो इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आएगी तो उसको सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो फिर उससे वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तब जाकर के आप बता पाएंगे उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है। लेकिन यहां पर मैं एक बहुत अच्छी मेथड बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें होता क्या है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है 4 तरीके की क्वांटिटी होती है, क्रॉस हम लोग यही करते हैं, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो दोनों क्वांटिटी, चारों क्वांटिटी है ना, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिया उसने 2 अलग अलग रेशियो होते हैं, पहले कुछ था बाद में कुछ था और टोटल चेंज कुछ हो रहा है। यहाँ का अगर कुछ चेंज हो रहा है ना, चेंज, ये बहुत जगह काम में आएगी। मैं आगे अगर वीडियोस बनेंगे तो मैं उनमें बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा। इसी पर एक स्पेशल वीडियो में सोच रहा हूँ, वो प्लान करेंगे अपन बाद में। तो देखो क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है बेसिकली कि आपके पास अगर 2 तरह के रेशियो हो गए, वैसे जनरली रेशियो में लगता है, या 2 तरह की स्टेप होगी, स्थितियां होगी, कंडीशंस होंगी, लेकिन उन कंडीशंस के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, या घट रहा है या बढ़ रहा है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे, है ना। क्रॉस करने के बाद बीच में उसको माइनस करते हैं हम लोग, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। वो जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? इन दोनों के क्रॉस के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो वहां से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या बोल रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा, अभी सही फिर से बताता हूं। 2 अलग अलग रेशियो होते हैं, ठीक है, उन रेशियो में 2 अलग अलग कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर कुछ बढ़ रहा होता है रिजल्टेंट, या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, या इक्वल भी हो सकता है। तो क्या करते हैं कि इस वाली क्वांटिटी को इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे क्रॉस में, है ना। ये इस वाली क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इस वाली क्वांटिटी से, फिर माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस इस वाली का इस वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों के आंसर का डिफरेंस ले लेते हैं। वो जो डिफरेंस होता है वो इस वाली क्वांटिटी है ना, और इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी के डिफरेंस से बराबर हो जाता है। मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को भी ऐड करेंगे, उस तरीके से मैं भी समझाऊंगा। तो थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा अपन क्या करने वाले हैं। तो इस मेथड को देखिएगा, यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम, ठीक है, एक्स और वाई की। तो ये एक्स है, ये वाई की इनकम है ना। इनकम कितनी है? पहले कितनी थी, मतलब 4:3। एक्सपेंडिचर खर्चा 12:7, और जो बचत हो रही दोनों बराबर बचा रहे हैं। 3200 रुपये ये भी बचा रहा है, 3200 रुपये ये भी बचा रहा है। तो देखो अब ये दोनों कुछ रेशियो था पहले, फिर बाद में ये हो गया, बाद में इस तरीके की कोई कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पर 3200 रुपये बचाने की जगह ये 400 रुपये खर्चा कर रहा होता तो हम लोग माइनस लगा देते। तो अभी भी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा उसको समझिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, वो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए 4 × 7 है ना, डिफरेंस लेंगे हम लोग हमेशा पॉजिटिव। 12 × 3, ठीक है, 28 - 36 विल बी 8। अब बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया? हम लोग सिर्फ डिफरेंस ले रहे हैं, भी टर्म में ले रहे हैं, प्लस में हमेशा, ठीक है। तो ये प्लस का 8। अब ये जो 8 है ना, 8 यूनिट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग? 8 यूनिट, ठीक है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। तो अब हम दोनों कॉमन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 12 - 7 × 3200 कर सकते हैं कि नहीं? बताइए मुझे, कर सकते हैं? यही तो होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 5
तो 8 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, अपन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, यही इस मेथड की खासियत है। 5 इंटू 3200। तो अब यहां समझिएगा, ये इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कितना होगा 2000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है उसने, x की आय, तो x की इनकम कितनी मानी थी हमने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 2000, 8000 इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको वेरिएबल लेके मानते हैं तो 2 इक्वेशन बनती, देन उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी एक को कैंसिल आउट करते हो, फिर जाकर के आंसर आता, जो कि थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती। इसीलिए मैंने इस मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा समझ में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं इसमें। इन अ लाइब्रेरी अ रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स इज 7:2 एंड देयर आर 1512 book story books. Due to collection of some more story books, thus the said ratio, the ratio becomes 15:4. The number of story books collected is, एक लाइब्रेरी में कहानी वाली पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है, जिसमें से 1512 मतलब 1512 किताबें कहानी की है, और जो भी बची हुई है किताबें मतलब दूसरी किताबों के संग्रह करने से उनका अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कितनी कहानियों की किताबें संग्रह की गई, देखो इसको समझते हैं हम लोग। एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर पहले किताबें कितनी है, देखिए स्टोरी बुक्स हम लोग स्टोरी बुक्स है ना, और अदर बुक्स, इन दोनों का अनुपात कितना है, पहले ये 7:2 है, 7:2 है। अब क्या करते हैं कि अपन कुछ स्टोरी, कुछ कलेक्शन करते हैं, कुछ और बुक्स मंगाते हैं, जिसके कारण उनका अनुपात, किसका अनुपात, कौन सी बुक बढ़ रही है, देखिए स्टोरी बुक्स ज्यादा हो जाती हैं, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 15:4 हो जाता है। देखो सवाल में फिर से पढ़ना, तो अन्य किताबों के संग्रह से किताब कहानी की, अन्य कहानी की किताब संग्रह कर रहे हैं। कौन सी किताब संग्रहित कर रहे हैं, कहानी वाली किताब, मतलब स्टोरी बुक ही कलेक्ट कर रहे हैं, अदर बुक्स को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो रेशो क्या बन रहा है, पहले कितना था 7:2, 7:2 था, ये था बिफोर, ठीक है, और ये है आफ्टर, ये पहले था, ये बाद में था। लेकिन कलेक्शन कौन सी किताब का किया, कहानी की ही की थी, बाकी अदर बुक्स तो हम लोगों ने कलेक्ट की ही नहीं। तो इस केस में हम लोग विद इन सेकेंड आंसर करने के लिए क्या करें, देखो अगर मैंने सिर्फ कौन सी बुक्स ली हैं, मैंने सिर्फ स्टोरी बुक्स ही कलेक्ट की है, आगे बढ़ाई हैं, लेकिन अब जब स्टोरी बुक्स ही बढ़ाई तो रेशियो सिर्फ स्टोरी बुक्स का ही होना चाहिए था ना, 7 से 15 हो गया, लेकिन यहाँ तो 2 से 4 हो गया। तो ये जो रेशियो था ये बदलना नहीं था, तो इसको हम लोग क्या बनाते, सेम बनाते, सेम बनाना पड़ता है। अब देखो सेम 2 तरीके से बना सकते, या तो आप इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो उधर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, या फिर इसको अगर आप इसको सेम बनाओगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हमारा जो है पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई 2 ऊपर कर देते हैं। फिर से बता देता हूं, देखिए रेशियो हमारा क्या था, हमको रेशियो सेम बनाना होगा, रेशियो सेम बनाएंगे। तो देखो पहले कितना था 7:2 था, बाद में कितना हो गया 15:4 हो गया। अब क्योंकि मेरे पास बुक्स कौन सी मैंने बढ़ाई, सिर्फ स्टोरी बुक्स बढ़ाई थी, तो स्टोरी बुक्स का रेशियो बदलेगा, लेकिन ये तो सेम होना चाहिए, इसलिए हम लोग थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे 2 से कर रहे हैं। तो अब ये रेशियो क्या होगा 14:4 और 15:4, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि पहली लाइन दी थी उसने कि देयर आर 1512 स्टोरी बुक्स, मतलब अब कितनी बुक्स है, पहली 14 की वैल्यू दे दी उसने, मतलब 14 की वैल्यू कितनी है 1512 बुक्स दी हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैंसिल करो, 14 1 जा 14, ठीक है। सो 14 8 जा कितना होता है, यही तो बोल रहा है, 14 1 जा 14 हो जाएगा। सो 1 होगा तो भाग नहीं जाएगा उसका 0, देन
कितना होगा 14 8 जा 112, ठीक है। सो कितना गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 108 है। अब देखो बढ़ कितनी रही है, कहानी संग्रह से बढ़ गई ना, ये तो बोला बिकम्स कितनी बड़ी, 14 से एक कितनी हुई, एक यूनिट का चेंज आया, तो एक यूनिट की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, एक यूनिट का चेंज तो एक यूनिट की वैल्यू 108 किताबें। ये मेरा शॉर्टेड स्टेप है इसका। आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर से बता देता हूँ, स्टोरी बुक्स थी, अदर बुक्स थी। स्टोरी बुक्स हम लोगों ने क्या किया, 7:2 में थी, 7:2 में थी। अब उसमें से कुछ हम लोगों ने स्टोरी बुक्स और मंगाई और कलेक्ट किया, तो उन दोनों का रेशियो 15:4 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ कलेक्शन स्टोरी बुक्स का ही किया, लेकिन अदर बुक्स का तो कोई कलेक्शन किया ही नहीं, तो उनका रेशियो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हम लोगों ने थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन 2 कर दिया। 2 करने पे 14:4 आ जाएगा, 15:4 बचेगा। अब पूछा क्या कि कितनी किताबें और जोड़ी हैं, तो देखिए यहाँ से एक यूनिट मतलब एक ज्यादा जोड़ी है और एक की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। 14 की वैल्यू उसने दी है 1512, तो एक यूनिट की वैल्यू 108, तो यहाँ चेंज भी तो एक ही यूनिट का हुआ है, इसलिए 108 ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए, और जो भी व्यक्ति इसको पहली बार देख रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले टाइम में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले हैं। साथ ही आप मेरे एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।